properties of metal and non-metal. Is it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. है कि sir. नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now आज हम बात करेंगे मेटलॉइड्स की, ठीक है? सो अगर मेटलॉइड की बात करूं, सर मुझे एक कंफ्यूजन था सर। बोलिए। सर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कितने होते हैं? बोलिए बेटा। देखो टोटल 118 एलिमेंट हैं, ठीक है? सर उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हेलो? कितने होते हैं? देखो मेटलॉइड की बात करूं तो मेटलॉइड्स होते हैं अराउंड 6, ठीक है? और मेटल्स की बात करूं इसमें से 91 होते हैं आपके मेटल, 6 होते हैं मेटलॉइड, और बाकी कितने बचे? नॉन मेटल, 21. ठीक है? सर आपने सर लास्ट क्लास में 22 नॉन मेटल्स बोले। 22 ही होते हैं। कितने हो गए इसमें? 98। ओके, 120 आ रहा है। 19 आ रहा है. तो एक आध दो बेटा वो उस टाइम अनडिस्कवर्ड होंगे, ठीक है? उस टाइम अनडिस्कवर्ड होंगे, वो अब कन्वर्ट, उनकी प्रॉपर्टीज फर्दर स्टडी की जा रही है, उनसे मालूम पड़ा कि 92 91 है आपके टोटल मेटल्स। सर एलिमेंट्स मैन मेड हो सकते हैं? क्या? सर जो एलिमेंट्स हो होते हैं सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे बोलो? 92 ओनली होते हैं नेचुरल, बाकी सारे आर्टिफिशियल होते बेटा मुझे क्वेश्चन सुनने दोगे? आप लोग ही क्लास ले लो, मैं चला जाता हूँ। सर मैं ये बोलो पूछ क्या रहा हूँ बेटा? कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैन मेड हो सकते हैं या फिर जो हाँ बेटा, कंपाउंड्स होते हैं सर वही बिल्कुल। होते हैं मैन मेड? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं, मैन मेड होते हैं। जो एलिमेंट्स मैन मेड होते हैं उनको हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं, ठीक है? यस सर. और कोई डाउट है? नो सर. सर इसका Okay. मतलब 91 मेटल्स, 6 मेटलॉइड्स और 21 नॉन मेटल्स होते हैं। ले सकते हो, 21 ले लो उसको। ओके सर। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मेटलॉइड्स की। सर आपकी आवाज ही नहीं तो आ रही। यू आर टॉकिंग अबाउट मेटलॉइड। हेलो, सर आवाज ठीक है बेटा? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ सर, बड़ी कम आ रही है, हेलो, मतलब। अब ठीक? यस सर। हाँ, अब सही है. आवाज कम अब आ रही सही है? है। हाँ सर, पहले कम आ रही थी। बहुत सर धीरे तेज आवाज, आ रही है. धीरे सी आवाज आ रही है सर मतलब। सर तेज ही आ रही है. चलो अब सही है. अब ठीक है? हेलो, अब ठीक है? यस। हेलो, यस सर। Yes, Yes. sir. अब ठीक है आवाज? चलिए, तो हम बात कर रहे थे मेटलॉइड्स की। तो सर अब फिर मेटलॉइड्स क्या कम हो होते गई। हैं? मेटलॉइड यस सर, कम हो गई थी बीच में। सर कम हो गई। सर सही आ रही है. बहुत लो आ रही है। ठीक है? सर अंडरस्टैंडेबल है. सर ठीक है. मिलो बेटा। नो सर. बेटा आपने फोन का स्पीकर, आपके फोन के स्पीकर में तो दिक्कत नहीं है? नहीं सर सर, वॉइस लो लैपटॉप की होगी. सर आवाज अंडरस्टैंडेबल है. सर बहुत सही है सर आवाज. सर सही है. आपके नेटवर्क या किसी और फॉर्म में दिक्कत आ रही है बेटा? मेरे एंड से तो हर बार ऐसी क्लास ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आई। नो सर, वॉइस इज क्लियर.
Yes, sir. हेलो, Voice is clear. अब Yes ठीक sir, है आवाज? your हेलो, voice अब is ठीक है? clear. सर सही है ओके सर। सर, ध्यान देते अभी क्लास। चलिए, ओके, सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मेटलॉइड्स। देखिए मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड का दो केमिकल एलिमेंट्स। सर आवाज चली गई। सर बहुत धीरे सर आ आवाज रही ही है नहीं आ रही। आवाज। सर जैसे ही आप हेलो बोलते हो हेलो ना कंटेंट जब ही चली जाती है आवाज। हेलो, अब ठीक है बेटा? हाँ सर सर अब अब ठीक सही है है। आवाज? हाँ सर। यस सर। आवाज ठीक है अभी? सर अब सही है। So metalloids are those chemical elements which has properties that is between metal and non-metal. Metal की properties और non-metals की properties भी वो show कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बन पाता है फिर मेटलॉइड का, ठीक है, कि मेटलॉइड ये है, मेटलॉइड वो है। तो हर कुछ मेटलॉइड्स ऐसे होंगे जिसमें आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखेंगी, कुछ मेटलॉइड्स ऐसे होंगे जिसमें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखेंगी, ठीक है? 6 मेटलॉइड्स ऐसे हैं जो कॉमनली रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ठीक है, जो हाँ बाय श्योर मैं कह सकता हूं कि ये मेटलॉइड्स हैं। देखो देखो, बोरोन है, ठीक है, सिलिकॉन है, उसके बाद है जर्मेनियम। जर्मेनियम, देखो ये एम लिखा हुआ है, जर्मेनियम। उसके बाद है आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक भी है। आफ्टर दिस एंटीमनी Yes sir. and tellurium. These are your non-metals. Sorry, metalloids. These are all your metalloids. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? नो No सर। sir. ओके, ठीक है, बात करते हैं किस तरह की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको सिलिकॉन दिखाऊं या जर्मेनियम दिखाऊं, लेट मी फाइंड आउट अ इमेज जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा। Here you can see, am I audible? यस सर। यस सर। यस सर। आप सभी यहाँ पे सिलिकॉन देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है? ये सिलिकॉन की इमेज मैंने निकाली इंटरनेट से, ठीक है? सर ये ये हमसे सिलिकॉन है बेटा। समझ नहीं आ रही है, अलग अजीब सी इमेज है थोड़ी। बेटा एकदम क्लियर इमेज दिख रही है, सिलिकॉन है बेटा, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? इसमें क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? सर ऐसे लग रही है जैसे टहनियां है हेलो, सर, क्लियर ऐसे नहीं आ रहा मैटर। बेटा एकदम बाकी को बता रही है क्या? Sir clear है. सर क्लियर है। पूरा बेटा क्लियर आप है। क्लियर है। बेटा आपके 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 इंटरनेट प्रॉब्लम बेटा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? हाँ, आप ऐसी जगह जाकर क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? आपको मैं लास्ट क्लास में समझाया था कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी का आप लोग खास ख्याल रखिए, कोने मत बैठिए, किसी एक जगह जाकर बैठिए जहाँ पे इंटरनेट की कवरेज फुल हो, ठीक है? मैं और बड़ा कर देता हूँ, पर ये बड़ा नहीं, लॉक कर दिया मैंने इसको। तो दिस इज सिलिकॉन। अब एक चीज बताइए, है तो ये मेटलॉइड, लेकिन ये लस्टरस है लाइक नॉन मेटल, ठीक है? और इसको हैमर करोगे तो इट विल ब्रेक इनटू पीसेस लाइक नॉन मेटल। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी है वो बड़ी वो है अनप्रिडिक्टेबल। कभी ये मेटल की शो कर रहा है, कभी भी ये मेटल की शो कर रहा है, कभी नॉन मेटल की शो कर रहा है, ठीक है? कुछ मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? उनको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। तो लेट मी शो यू अ सेमीकंडक्टर। सर ये फॉइल जैसा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉइल को जैसे हाँ क्रश किया हो। लस्टरस तो है, लस्टरस तो होगा ही। अभी आपको मैं जर्मेनियम की इमेज दिखा रहा हूँ,
सर सेमी सेमी कंडक्टर मतलब बता तो रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। अब ये देखिए, ये अब आपके सामने जर्मेनियम की इमेज है, ठीक है। दिस इज अ जर्मेनियम। मैं कह रहा हूं कि देखो जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर। जब मैं कह रहा हूं सेमीकंडक्टर, इसका मतलब ये है इट कैन बिहेव एज अ इंसुलेटर आल्सो एंड इट कैन बिहेव एज अ कंडक्टर आल्सो। ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि एक सर्टेन सर कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी में, का कि हीट का? क्या इलेक्ट्रिसिटी सर का बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का। का, ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी कंडीशंस क्या क्या सर्टेन, है, किसमें ध्यान दीजिए, सर्टेन कंडीशंस में इट कैन कंडक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आप जब क्लास 12th में आएंगे ना, तो आपको पढ़ाया जाएगा एनर्जी गैप के बारे में, ठीक है। फिजिक्स में क्लास 12th के चैप्टर्स में आएंगे बेटा, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में। वहां पे एनर्जी गैप्स होते हैं। तो अंडर सर्टेन कंडीशंस इलेक्ट्रॉन, देखो अभी यहाँ पे क्या एनर्जी का गैप है, ठीक है। अब वो सारी कंडीशंस का अगर हम बात नहीं करेंगे, तो ये जो एनर्जी का गैप है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे जंप नहीं कर सकते, ये बीच में गैप है, लेकिन ये कुछ कंडीशंस में जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, यहां से वहां जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेमीकंडक्टर बिहेव करता है। सर आवाज नहीं आ रही। सर सर आवाज आवाज लो धीमी हो गई बहुत। आ रही है, सर क्लियर है। लो हो हेलो, जाता है। अभी ठीक है, सर अभी लो ठीक है आवाज, यस सर। अभी ठीक है आवाज। यस सर। ओके, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टुडे, वैसा होता नहीं है, सर आज ठीक है। थोड़ा तो सीजन ऐसा है ना, मतलब वेदर। क्या है, सर वेदर तो है इसलिए थोड़ा आपका थोड़ा ये हो रहा है सिलिकॉन बीच है, बीच। आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। अ, ये सारे क्या है बेटा, दीज आर मेटल। सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स भी हैं, यानी कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, हीट पास हो सकता है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस। Sir, all metalloids are semiconductors. कह सकते हो, बट वेरिएशंस आती हैं, सबको सब सर इक्वली नहीं है बेटा। हाँ, सर ये Okay, sir. सेमीकंडक्टर हीट के रेफरेंस में कि इलेक्ट्रिसिटी की दोनों? सर दोनों बेटा, दोनों। अभी तो बोला मैंने, सेमीकंडक्टर जो है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का है, ओके सर। ठीक है। देखो होता क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ सर्टेन कंडीशंस, तो होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है इसमें। अभी सारे टर्म्स आपको पता नहीं है, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है फिजिक्स वाले सर आपको ढंग से समझाएंगे, तब ये सारी चीज समझ में आएंगे आपको, है ये फिजिक्स का पार्ट पूरा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजिली जंप कर पाते हैं, ये बैंड को इजिली क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है। आप 11th क्लास में आओगे तो आपको बताया जाएगा एन टाइप सर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर। बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। हाँ, इसमें होता है, इसमें सर मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड्स, हाँ बेटा, मेटलॉइड सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। लेकिन मेटल्स में उल्टा होता है, मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। हेलो, सर एक बार ये नहीं सर। am I audible? यस सर। तो सर Yes, आपने sir. अभी बोला बोलिए, यस सर सर। सर मेटल्स के बारे में आपने अभी क्या बोला कि बोलिए टेम्परेचर बोलिए। बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। मेटल्स में सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मेटल में, ओके सर। ठीक है। तो सर फिर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो Yes, नहीं sir. कर पाएगी ना?
हाँ तो आपको पता है ये हाई टेम्परेचर रहेगा तो कैसे करेगी इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में। पर जो सेमीकंडक्टर्स है मेटलॉइड्स हैं, मैं कह रहा हूँ मेटलॉइड्स में ये होता है, मेटलॉइड्स में ये होता है, और ये होता है मेटल्स में। मेटल्स में ये होता है, मेटलॉइड्स में ये होता है। मेटलॉइड्स में टेम्परेचर बढ़ा होकर रेजिस्टेंस घट जाएगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यस सर। है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसमिट हो जाएंगे यहाँ से यहाँ पे, एनर्जी गैप इजीली हो जाएगा। आसान भाषा में इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होंगी कि ये गैप्स को जंप कर जाएंगे। सपोज आप ये खाइए बीच में, ठीक है, ये आप खड़े हो, ठीक है, पीछे कुत्ता पीछे पड़ा है। जब इस कुत्ते को पीछा किया तो आप क्या करोगे, आप फटाफट जंप कर जाओगे ना यहाँ पे, वह जंप नहीं करोगे, है ना, करोगे जंप। यस सर। हेलो। यस यस नहीं सर। सर, नो सर। नहीं सर। एग्जैक्टली। तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब इनके पास सर्टेन एनर्जी आ जाती है तो ये एनर्जी होने के कारण ये इन गैप्स को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो सर ये गैप्स क्या है? ये एनर्जी गैप, एक बार आपकी आवाज चली गई थी, मतलब हो गई थी, एक बार दोबारा समझा दीजिए। सर सर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस जो कम होता है वो मेटल्स मेटलाइट्स दोनों में होता है ना? नहीं सर आपकी ये वजह आवाज से मेटलॉइड में होता है। सबके बात कट रही है। सर आवाज कट रही है, समझ Your नहीं आ रहा voice अच्छे is से। सर breaking. ब्रेक हो रही है सर। यस सर, वॉइस इज ब्रेक हो रही ब्रेकिंग। है, समझ नहीं यस How सर। is it possible that my voice is breaking? सच में मेरी आवाज कट रही है क्या? हेलो Yes, सर हेलो क्लियर सर। सर अब सही आ रही है, पहले कट रही यस सर, नाउ एनर्जी नाउ इट्स क्लियर। सर बीच में कट Yes, जाती है। सर एनर्जी गैप वाला पॉइंट दोबारा समझा दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ऐसा कम कैसे हो। हो सकता है कि आवाज सर अभी भी हो एक रही है। सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड रुको, फिर मैं थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कत है। हेलो, अब ठीक है आवाज मेरी? यस यस सर। हेलो। सर, यस सर। यस सर। Yes sir. मेरी Yes आवाज sir. बहुत क्लियर होगी? सर Okay. एक बार सर, एक- एनर्जी गैप वाला पॉइंट समझा दीजिए। आई होप मेरी आवाज अब क्लियर हो, सबको आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। सबको मेरी आवाज एकदम क्लियर है? यस सर। यस बेटा मैंने बताया है कि एनर्जी गैप्स होते हैं, या आपके सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनके पास एनर्जी बैंड्स होते हैं, ठीक है। एनर्जी बैंड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को देखो, वैसे कोई मेटल कंडक्टर है आपका तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, एनर्जी के गैप्स होते हैं, ठीक है। तो जब तक इन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी ये जंप नहीं कर पाएंगे, इन एनर्जी गैप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, आफ्टर सम टाइम when you increase temperature resistance कंडक्ट decreases and the electron gets sufficient energy to jump across these bands, and what you know the rest, that conductivity increases, सर ये मेटल्स ठीक है। मेटलाइट्स दोनों में होता है ना? सिर्फ मेटलॉइड्स की बात कर रहा हूँ बेटा, मेटल्स को क्यों घुसा रहे हो, मेटलॉइड्स पढ़ रहे हैं ना अभी हम, सर बार बार ऊपर। मेटल क्यों आ रहा है यहाँ पे? ओके सर। we are only discussing metalloids, ठीक है। सर लिखेंगे चलिए, कैसे, अब बस हम बात लिखवा दो। क्या क्या सर लिखेंगे कैसे, बस लिखवा दो। बेटा लिखना है क्या आपको, रुको एक सेकंड, क्या लिखना है देखो, क्या लिखना है इसमें, आवाज नहीं आ रही आपकी। देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ देख लीजिए क्या लिखना है आपको, स्क्रीन पूरी है आपके सामने,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर मुझे एक डाउट है सर, हेलो, हम किसी भी एलिमेंट को मेटेलॉइड कब कहेंगे सर? जैसे हमने नॉन मेटल्स में पढ़ा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, क्या वो लोग मेटेलॉइड्स नहीं हो सकते? सर स्क्रीन थोड़ी देखो ब्लर आ रही है। मैंने आपको यही कहा था कि देयर आर वेरिएशंस, ठीक है। मेटल, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन समझाया कि मेटलॉइड्स की डेफिनेशन है थोड़ा सा वेग है, ठीक है। तो यहाँ पे यस क्लियर सर। कट आप सेमीकंडक्टर डिफाइन नहीं कर सकते हो, कोई डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बन सकती। आपको हर एक एलिमेंट को जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा सारे एंड से, सारी प्रॉपर्टीज उसकी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ओके सर। ठीक है। मतलब सर जब तो एक ऐसा मेटलॉइड सारी ही प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा तभी वो एक मेटलॉइड कहलाएगा। डिपेंड करता है बेटा, किसी की प्रॉपर्टी कुछ है, किसी की प्रॉपर्टी कुछ है ना। अब हर एक एलिमेंट की अगर मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आपको उसके अंदर वेरिएशन तो दिखेगा ही दिखेगा। अब आप देखो, लस्टरनेस ऑफ जर्मेनियम इज मोर देन सिलिकॉन, यस है सर। ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं डेफिनेशन में बताया था कि मेटलॉइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टी दोनों के बीच में होती है। तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी नहीं है कि मेटलॉइड का जो कंप्लीटली अग्री कर जाए किसी एक एलिमेंट पे, हाँ कि हाँ ये प्रॉपर्टी है तो एलिमेंट, ये एलिमेंट मेटलॉइड है। मैंने वो पहले ही बोला है ये बात कि कुछ स्पेसिफिक नहीं है मेटलॉइड के केस में, पर ये स्टिल यूज होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि कुछ है ऐसे मेटल्स को, कुछ है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, तो उनको हम अलग, इन छह को हम अलग से पढ़ते हैं, ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो टिपिकली यू विल ऑब्जर्व कि जो आपके मेटलॉइड्स हैं उनका अपीयरेंस कैसा होगा, मेटालिक होगा। मेटालिक मतलब वही ग्रेइश कलर, सिल्वरी कलर, बट वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। और दे आर लिटिल बिट फेयर ओनली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर मैं केमिकल की बात करूं तो केमिकली आपके मेटलॉइड्स नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं मोस्टली, ठीक है। दे कैन फॉर्म अलॉयज। अलॉयज एक तरह का मिक्सचर ही होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर बोलूं मैं तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है मेटलॉइड्स की, मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में रहने वाली है, ठीक है। किसी को यहां तक कोई डाउट है? यस सर। नो सर। इसके यूजेस की बात करूं तो आपके जो मेटलॉइड्स हैं, योर मेटलॉइड्स आर यूज्ड इन फर्स्ट, कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं इसको हम। कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट को बढ़ाता है। देन फ्लेम रिटार्डेंट के काम आता है ये, ठीक है। देन ये हम यूसेजेस बता रहे हैं ना सेमीकंडक्टर्स की फॉर्म मतलब। में यूज करते हो। एग्जैक्टली, हम यूजेस बात कर रहे हैं अभी। नाउ राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग यूजेस ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है ना। किसी को यहाँ तक डाउट है? सर नो कैटलिस्ट क्या सर। होता है? सर कैटलिस्ट एंड फ्लेम। Catalysts are basically something which increases rate of reaction without getting consumed in it। यानी कि कैटलिस्ट जो है ना हमारे पापा जैसे हैं, जो खुद तो नहीं, मतलब जब तुम पढ़ाई करते हो तो क्या तुम्हारे पापा बैठे तुम्हारे साथ पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं ना। वो बस तुम्हें बोल देते हैं कि हाँ किताब खोल के बैठ जाओ, तो तुम किताब खोल के बैठ जाते हो। तो एक तरह से कैटलिस्ट इज काइंड ऑफ फादर, जो हमें हमारे पढ़ने के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। उनको देख के हम ज्यादा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वी नो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारा प्रसाद मिलेगा, ठीक है। सर सेकंड में इसलिए क्या लिखा है? फ्लेम रिटार्डेंट। यस सर। हाँ, फ्लेम रिटार्डेंट। तो सर ये विदाउट कंज्यूमिंग हुए बिना ही रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ा देता है? ये रिप्रोड्यूस हो जाता है, ये सर फ्लेम रिप्रोड्यूस रिटार्डेंट हो मतलब? जाता है रिएक्शन के एंड में। एक तो खत्म कर लूं, है ना। एक एक डाउट जो सो कैटलिस्ट चल रहा है अभी उसकी बात कर लें एक बार। बेटा होता क्या है, मान लो ये होता है विनकिंसन कैटलिस्ट, RH PPS3 होल थ्राइस Cl, ठीक है। इसको बोलते हैं विनकिंसन कैटलिस्ट। ये हाइड्रोजनेशन के काम आता है।
तो रिएक्शन के एंड में ना रिप्रोड्यूस हो जाएगा ये इनिशियली कंज्यूम होगा, फिर बाद में दोबारा से उतना ही बन जाएगा। तो हमें लगता है कि ये खत्म ही नहीं हुआ, और वास्तव में सही बात है। अगर मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए और उसको तुमने खर्च करके दोबारा 10 रुपए मुझे वापस कर दिए अपना काम बना के, तो मेरे को क्या मतलब तुमने यूज किए कि नहीं किए। मैंने तो 10 रुपए तुम्हें दिए, तुमने अपना काम करके मुझे 10 वापस कर दिए, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे को खाली ये दिख रहा है कि हाँ मेरे 10 रुपए की वजह से तुम्हारा काम हो गया, तो मैं तो ये बोलूंगा कि मेरे 10 रुपए की वजह से जो काम इनका 10 मिनट में हो सकता है वो 5 मिनट में हो गया। समझ में आया। यस सर। यस सर। नो सर। वेरी गुड। Yes, sir. पैसों की भाषा और कुछ मत। बेटा सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा घर है, तुमने स्कूल से घर जाना है और रास्ते में मैं मिल गया, ये देखो, ठीक है। तो आपने बोला सर मुझे 5-10 रुपए दे दो, मैं ऑटो पकड़ के घर जाऊंगा और जब तक आप मेरे घर के पास पहुंचोगे आपको दे दूंगा पैसे, ठीक है। तो आपको मैंने 10 रुपए दिए, आप यहाँ पहुंचे, फिर आप वापस आपने मुझे वापस 10 रुपए दे दिए, मैं बस 10 रुपए लेकर चला गया अपने घर। तो मुझे तो ये लगेगा कि हाँ शायद मेरे 10 रुपए खर्च ही नहीं हुए, इसने बच्चे ने मेरे 10 रुपए लिए, घर पहुंच के ऑटो यूज किया, ऑटो से घर पहुंचा और 10 रुपए मुझे वापस कर दिए। तो मेरे 10 रुपए ने मतलब क्या सर किया, ये यूज इस भी बच्चे जाता है को लेकिन जल्दी घर यूज पहुंचाया। क्या क्या तो सर मतलब ये वहाँ क्या मतलब बेटा। हम इसे यूज भी कर लेते हैं लेकिन ये रिप्रोड्यूस कर लेता है, तो ये वहाँ मतलब देखा जाए तो ये यूज भी नहीं हो रहा। यूज तो हो रहा है लेकिन रिप्रोड्यूस हो रहा था, तो हम बोलते कंज्यूम नहीं हुआ। यूज तो हो रहा है, कंज्यूम नहीं हुआ। अब वही ना बेटा, कंज्यूम वर्ड और यूज वर्ड में अंतर है बहुत। ये वर्ड और ये वर्ड सेम नहीं है ना। कंज्यूम मतलब खत्म हो जाना। तुम महीने में 10 किलो आटा कंज्यूम करते हो, तो तुमने खत्म कर दिया, है ना। तुम मोबाइल यूज करती यस। हो, मोबाइल तो खत्म नहीं हुआ ना, मोबाइल तो तुम यूज कर रहे हो। ये जहां पे कोई चीज एक्स चीज कंज्यूम हो रही है, समझिएगा, कोई अगर एक्स चीज कंज्यूम हो रही है तो वो यूज भी हो रहा है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर कोई वाई चीज यूज हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो कंज्यूम भी होगी। आया समझ में। यस सर, पर सर ये रिप्रोड्यूस कैसे होता है? यस सर। बेटा आप मैकेनिज्म पूछ रहे हो, आप 11th 12th में पढ़ाया जाएगा, वो अभी छोड़ दो उसको, कोई नहीं पूछेगा आपसे। वैसे जब मैंने आपको ये बताया है ना कैटलिस्ट, ये एमएससी में आता है। बहुत टाइम है, कम से कम समझिए 5-6 साल है बेटा वहाँ पर। सर आपकी वॉइस धीरे हो रही है। बार ना लो हो जाती है। हाँ बेटा, वो माइक को मुझे पकड़ के बैठना पड़ता है तब माइक काम करता है ना सही से। अब ठीक है बाज। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी, हम किसकी बात कर रहे थे। हाँ फ्लेम रिटार्डेंट, अगला डाउट। फ्लेम रिटार्डेंट क्या होता है। ये केमिकल होता है बेटा जो इग्निशन को स्लो डाउन करता है, और फायर कहीं लगा हुआ है तो उसको कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल ऑर्गेनो फॉस्फेट्स, ऑर्गेनो हेलोजेंस, ये होते हैं आपके फ्लेम रिटार्डेंट। सर ये मेटलॉइड्स है। कंपाउंड है, ठीक है। मतलब अभी तो हमने मेटलॉइड्स एलिमेंट्स पढ़े थे। बिल्कुल, लेकिन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनमें यूज हो रहा है ना किसके अंदर? मैं इन सब कंपाउंड्स को बनाने में। अच्छा मतलब इनमें वो वाले एलिमेंट्स यूज होते हैं मेटलॉइड्स। यस यस सर। ठीक है सर यही दो एग्जांपल्स लिखने हैं या कोई डेफिनेशन भी लिखनी है? बेटा, कोई डेफिनेशन नहीं, तो मैं बहुत हाई लेवल चीज बता रहा हूँ आपको, कोई पूछेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा आपके क्लास में, आपके टीचर्स को भी, ठीक है। ये सारे रिसर्च के पार्ट्स है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये पीएचडी लेवल की चीजें नाम बता रहा हूँ मैं आपको। आप स्कूल में सारे टर्म्स बोलोगे, स्कूल वालों को पता नहीं होगा। बस मुझे लगता है कि कभी मान लो एनटीएससी और जेएसटीसी में टर्म्स आपके आ जाए, तो बस आपको मालूम होना चाहिए कि मेटलॉइड जो है वो आप फ्लेम रिटार्डेंट में
यूज कर सकते हो। आपसे कोई नाम नहीं पूछेगा, ये तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी क्यूरियस बच्चे हैं। तो क्यूरियस स्टूडेंट्स के लिए क्यूरियोसिटी हमें भी रखनी पड़ती है ना, इसलिए हमें बताना पड़ रहा है नाम। फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब है ये फ्लेम आग नहीं स्लो लगने डाउन देता। कर, हाँ, फ्लेम को स्लो डाउन कर देता है। तो सर हमने इतना लंबा डिस्कशन क्यों किया? यस सर। किसका? सर इसका उसको डिस्कशन। फ्लेम रेजिस्टेंट नहीं कह सकते सर। हाँ, सर उसको फ्लेम रेजिस्टेंट नहीं कह सकते हम लोग। नहीं यस। बेटा, नहीं कह सकते। लंबा डिस्कशन क्या बेटा, सर क्या लंबा सर डिस्कशन बताओ। एक सर जो नहीं एक सर, लंबा वो तो मेरे डिस्कशन को क्या समझ था? में आ गया था रेजिस्टेंट वाला, कि फायर रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन ये टर्म के चक्कर में मैं भूल गया वो। ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनो हेलोजन, इसकी बात कर रहे हो आप? यस सर। बट एग्जाम्पल देना तो काम है ना बेटा। मान लो आप कहीं पे किसी को चमका रहे हो कि ये होता है, मेटलॉइड में ये होता है, तो बोले कहाँ होता है, तो आप बता सकते हो ना कि हाँ ऐसा कुछ कंपाउंड होता है, उसमें यूज होता है। नाम है, नाम, इन सारे नाम से आपको कोई घबराना नहीं है। अब तुम्हारा नाम बंटी है, किसी का नाम रिया है, किसी का नाम कुछ है, उस नाम से घबराते हो क्या? नहीं। वैसे इन कंपाउंड्स का नाम है, मैंने बता दिए, एक आध दो नाम मुझे याद थे, बता दिए। ठीक है, जैसे आप मुझे को बोले बताओ सर ये एक्स वाई जेड कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मुझे याद नहीं होगा, मैं साहब बोलूंगा नहीं, अब नहीं पता मुझे इसका। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर चीज आती है, दैट्स फाइन, दैट्स कूल। लेकिन जितनी चीजें आपको एनटीएसी जीएसटीसी 11th 12th लेवल की कोई भी चीजें हैं, मैं आपको ऐड करते जा रहा हूँ विथ सिस्टमैटिक मैनर। ऐसा नहीं है कि मैं आज ही आपको डीडी ट्रांजिशन बता दूंगा, मैं आज ही बता दूंगा कि इलेक्ट्रो जो आयोडीन है लसरस क्यों है, मैं नहीं बता सकता इलेक्ट्रो आयोडीन लसरस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर 12th के बहुत हार्ड टॉपिक छुपे हुए हैं, तो एक समय के बाद ही डिस्क्लोज होंगे वो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीज हैं इसमें, अंडरस्टूड? फ्लेम रेजिस्टेंस क्यों नहीं कहते, फ्लेम यस रिटार्डेंट ही सर। क्यों कहते बट स्लो डाउन करता है ये फ्लेम को, फिर स्लो डाउन कर दियो, फिर आप उसको वो कर दो, बुझा दो पानी से, हैं? तो सर या रेजिस्ट CO2। मतलब यही होता है ना। रजिस्ट इज डिफरेंट थिंग, रेजिस्टेंस मतलब उसमें आग लग ही नहीं रहा है। आपका जो सिंथेटिक फाइबर होता है कौन सा होता है, बेकेलाइट होता है, मेलामाइन, मेलामाइन की ड्रेसेस होती हैं उसकी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमारी होती है, फायर। यस सर मेलामाइन की होती है। यस सर मैंने माइंड। हाँ, तो वो फायर रेजिस्टेंट हो गया। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर बोलिए। सर सर एक्सक्यूज मी। अरे बोल बेटा। सर ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है क्या? हाँ जी, अलग अलग कंपाउंड है, ये जो आपने लिखे हैं बिल्कुल। दोनों से, ये अलग हाँ अलग जी, कंपाउंड है ना दोनों? हाँ बेटा, अलग अलग कंपाउंड है। क्या? सर बोल कर। हाँ बेटा, ओके सर। ये अलग अलग कंपाउंड है, चल की मेरा फ्रेंड। हाँ हाँ सर, अलग ओके ओके सर, ओके ओके। अलग कंपाउंड है। अब कंपाउंड से याद आया, कंपाउंड क्या है पता करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है, देखिए जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड, तो फिलहाल एलिमेंट रखते हैं, केमिकली कंबाइन टुगेदर, केमिकली कंबाइन टुगेदर, इट गिव्स कंपाउंड। सर ये टू और मोर डिफरेंट लिखा है ना। हाँ जी, ठीक है, तो जो डेफिनेशन है ना। हाँ बेटा, लिख सकते हो कंपाउंड, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस जहां पे two or more different elements or chemical two or more different elements are chemically combined together to give us compounds, ठीक है, in fixed ratio, I can say in fixed proportion by mass। तो ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन है,
इसको आपने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या मिला, वाटर। ठीक है, ये भी क्या था, एलिमेंट। सेम तरह के एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट। ठीक है, जब सेम तरह का एलिमेंट यहाँ भी कंबाइन हो रहा है, ये भी क्या बना रहा है, एलिमेंट ही है ये भी। जब भी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स यू कैन से आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे और बनाएंगे कंपाउंड जो कि डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन है। सर पर आपने तो कहा था कि इट कंटेन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में। हाँ सेम। अब बेटा मान लो आपके यहाँ पे पानी है, इस पानी में सिर्फ और सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे। अब H2O के मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम है, लेकिन पूरा H2O का मॉलिक्यूल सेम है। समझ में आया, ये आपका पूरा H2O मॉलिक्यूल है। क्या नहीं सर, नहीं आया। देखिए एक बार दोबारा समझते हैं, कोई बात नहीं। सर वॉइस आपकी आपकी आवाज बड़ी सर आवाज चली गई आपकी। अरे बोल नहीं रहा हूँ तो बात, अरे बेटा बोल नहीं रहा हूँ तो आवाज कैसे आएगी, वाइब्रेट कर रहा था। अभी समझिएगा। देखिए पार्टिकल दो तरह की होती है, एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, जब एटम की बात करूं तो 118 एटम्स आप सभी जानते हैं, अभी भी पढ़ के आए हैं आप। ठीक है, जब यही एटम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। व्हेन टू और मोर एटम केमिकली कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। यहां तक किसी को डाउट है? नो डाउट सर। नो सर। चलिए नो सर। अब ये तो समझ में आ गया कि 118 एलिमेंट्स होते हैं और 118 एलिमेंट के अंदर हर एक में डिफरेंट डिफरेंट एटम होगा तो 118 एटम है। अब 118 एटम आपस में कंबाइन कर गए तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब आई बात मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल क्या है, देखिए मॉलिक्यूल भी दो तरीके से क्लासिफाई होता है। हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सीखना है दोबारा से। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम chemically combine together, they form molecule of element। तो मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि सेम काइंड ऑफ एटम, मान लो एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम, अगर ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, पर अभी भी है ये एलिमेंट ही। सिमिलरली O2 एलिमेंट ही है, लेकिन दो एटम है, दो एटम से बना हुआ एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एलिमेंट। Cl2 दो एटम से मिलके, दो क्लोरीन के एटम आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अभी भी एलिमेंट ही है ये। फिर आता है आपका P4, अभी भी एलिमेंट है, 4 फॉस्फोरस है। S8 अभी भी एलिमेंट सर है, जैसे 8 ओजोन होता है। वैसे O3 ये भी 3 एटम है, पर अभी भी एलिमेंट ही है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। व्हेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम chemically combined together, they form molecule of compound। अब ध्यान से देखिएगा, H2O का मॉलिक्यूल देखिए आप, यहाँ पे दो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। क्या ये दोनों एटम सेम है? नहीं।
नो सर। और ये जब डिफरेंट एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए तो वो मॉलिक्यूल दरअसल किसका है, कंपाउंड का है। ठीक है। सिमिलरली HCl ये भी कंपाउंड है। Na2SO4 यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट एटम है। सोडियम का एटम, सल्फर का एटम, ऑक्सीजन का एटम। सोडियम के 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, ये भी कंपाउंड है। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये भी कंपाउंड है। CO2 ये भी क्या है, कंपाउंड है। 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो कि कंपाउंड में डिफरेंट एटम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। अब एक चीज बताओ, क्या आप सभी को कंपाउंड समझ में आया यहाँ तक? कंपाउंड क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। एक बार अब हम दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे कंपाउंड की। ठीक है। कंपाउंड a compound is a substance। सर आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई, सुनाई नहीं दिया कुछ। हेलो, अब ठीक है आवाज? यस सर। अब ठीक सही है है। बिल्कुल। A compound is a substance made up of two or more elements। A compound is a substance which is made up of two or more elements, ब्रैकेट में लिख सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है। केमिकली कंबाइंड टुगेदर, केमिकली combined together in fixed proportion by their mass। यहां तक डाउट है किसी को? नो सर। नो सर, नो डाउट। नो सर। सर ओके। नो सर। अब हम बात करते हैं वाटर की। जैसे H2O है, H2O में बात करूं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। ये डेटा कहां से आया बाद में समझेंगे, कैसे आया अभी इतना कंसर्न नहीं है। ठीक है। फिलहाल आप ये समझिए कि ऐसा होता है। ये वैल्यूज आपको सिखाई गई ये थर्ड 16 चैप्टर में। ग्राम एटमॉस्फेरिक क्या बताया अभी आपने? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। ये बेटा ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब? इतने एटम का मास। अगर मैं इतने हाइड्रोजन एटम ले लूं तो उसका मास कितना होगा, इतना। अगर मैं इतने ऑक्सीजन एटम ले लूं तो उसका मास कितना होगा, इतना। मतलब सेम एटम लेंगे लेकिन उनके मास डिफर करेंगे। आई गेस मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ 10 बॉल का मास है 1 kg, तो आई गेस इसमें डिफरेंट बॉल्स की तो बात नहीं हो रही है कि बहुत तरह के बॉल, मैंने सेम तरह के 10 बॉल लिए हैं, है ना, सेम टाइप तो ऑफ फिर बॉल एक लिए होंगे। ग्राम 16 ग्राम। आपकी आवाज खुद कट रही है बेटा, क्या बोल रहे हो आप? हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? यस यस सर, सर। ऑडिबल। यस सर, यस यू आर सर। क्लियरली ऑडिबल। यस सर। बेटा कौन था वो बच्चा डाउट पूछ रहा था ये? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास दरअसल इतने एटम के मास को बताता है, चाहे वो कोई भी हो। अभी मैं इन टर्म से पढ़ना ही चाहता क्योंकि बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पूरी क्लास खा जाएगा ये। ठीक है। तो थर्ड चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे हम इसकी। हेलो, वो कौन सी यस बच्ची से बात सर। कर रही थी? वेयर दैट सर चाइल्ड? मोक्षिका। सर वो मोक्षिका थी। वेयर इज मोक्षिका? सर आपने ग्राम एटॉमिक मास के बाद जो ब्रैकेट में लिखे वो फिर से बता दीजिए, विजिबल नहीं हो रहा अच्छे से। हु इज स्पीकिंग? मोक्षिका बात कर रही है? नहीं सर, मैं सत्यम बोल रहा हूँ। अच्छा। सर उन्होंने शायद पूछा है। क्या पूछा है?
उन्होंने कमेंट बॉक्स में डाला है क्वेश्चन। वाई अभी बेटा बात तो कर रहे थे ना आप, कहाँ गए आप? ये सर वॉइस क्लियर नहीं थी, अभी तो बोलो। बाकी को तो क्लियर है आवाज, बाकी तो बोल रहे हैं आवाज क्लियर है। हेलो बेटा, टेक्स्ट कहाँ है आपका? आपका क्वेश्चन में नहीं दिख रहा। मोक्षी आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? या तो मैं क्लास लूंगा या आपके चैट्स पढ़ूंगा, एक चीज हो सकती है ना मेरे से। तो मैं ये कह रहा हूं, व्हेन आई से ग्राम एटॉमिक मास, दरअसल जब आप बोलते हो 1 डजन, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है 12 यूनिट होगी। जब मैं कह रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास, तो आप तो समझ जाइए कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, इतने एटम्स की बात कर रहा हूं, इतने हाइड्रोजन एटम लोगे तो उसका मास कितना होगा? 1 ग्राम। इतने ऑक्सीजन एटम लोगे तो उसका मास कितना होगा? 16 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ये बताता है, ठीक है। तो अगर आप जब भी, अब देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा फिर? 2 × 1 ग्राम, यानी कि 2:16। तो कितना आया? 1:8। तो मुझे मालूम पड़ा कि जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा, जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो हमेशा 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। ये समझ में आया सभी को? सर एक बार यस फिर सर। repeat कीजिए यस सर। सर आई। चैट बॉक्स लिखिए, चैट बॉक्स लिखो, सब पढ़ूंगा आप सभी के सर चैट्स। प्लीज रिपीट। ठीक है, चैट बॉक्स लिखिए सब। जिस जिसको समझ नहीं आया चैट बॉक्स लिखो। अभिषेक स्क्रीन पॉज नहीं है बेटा, आपके इंटरनेट की दिक्कत है, इंटरनेट की दिक्कत है बेटा। दोबारा समझते हैं मैंने क्या बोला है। बट अभी अभी आपने डेफिनेशन तो सीखा है ना, वो डेफिनेशन की ओर जाओ। अगर आपने डेफिनेशन सुना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने डेफिनेशन क्या बोला है? मैंने बोला है अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more डिफरेंट एलिमेंट। ऑब्वियसली बात, डिफरेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने बोला एक कंपाउंड है जिस जो कि 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बनता है, ठीक है। अब वाटर के फॉर्मेशन में ये आपका वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो एटम है, इज कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। केमिस्ट्री में एक टर्म होती है ग्राम एटॉमिक मास, उसके अकॉर्डिंग कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे थर्ड चैप्टर में ढंग से। हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, ठीक है। यस यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो 2 × 1। तो टोटल मास कितना हुआ हाइड्रोजन का? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का अभी भी कितना है? 16 ग्राम। अब 2:16 का रेशियो निकालिए, कितना आएगा? 1:8। तो ये कह रहा है कि जब भी H2O बनेगा ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा इस रेशियो से कंबाइन करेगा, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वो कंपाउंड है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट आटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर मैं कह रहा हूँ CO2, तो CO2 क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है, उससे बना है ये। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है।
एक्सपेरिमेंटली डेटा है एक, आपको बाद में याद हो जाएगा कि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का तो मैंने बता ही दिया कितना होता है, 16 होता है। 2 ऑक्सीजन तो कितना हो गया, 32 हो गया। तब बताओ 12 और 32 का रेशियो कितना आएगा, 3:8। यानी कि जब भी CO2 बनेगा, तो 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से। ये रेशियो रहेगा कंपाउंड के फॉर्मेशन का। समझ में आया? यस सर। चार्ट बॉक्स लिखिए, चार्ट बॉक्स में सभी के चार्ट पढ़ रहा हूं मैं। हाँ बेटा दिखा दूंगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी दिखा दूंगा। एक पहले इस पे बताओ ये आया कि नहीं आया। दैट्स कूल। ये रहा बेटा मॉलिक्यूलर कंपाउंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है। सर इसलिए हम H2O को वाटर में मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, मैंने पिछली चैप्टर हाँ में क्वेश्चन पूछा हाँ था। हाँ, ओके अभी सर। भी सर अब समझाया आ रही मैंने। है मेरी आवाज क्लियर? क्या? सर अब तो आ रही है ना मेरी आवाज क्लियर? हाँ बेटा आवाज क्लियर है आपकी। ठीक है मैं ये सर। बताना चाह रहा हूँ कि जब आप मॉलिक्यूल बोलते हो ना, तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, समझ रहे हो? अगर आप अमेरिका जाओगे, तो अमेरिका जब आप जाओगे तो आपको क्या पूछेंगे कि आप कहाँ से हो। आपको ये तो अभी नहीं बोलोगे मैं यमुना विहार रहती हूँ, B ब्लॉक। आप भी नहीं बोलोगे मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ, पांडव नगर। ऐसा नहीं बोलेंगे कोई, है ना? आप क्या बोलोगे, हम इंडिया से हैं, है ना? यही बोलोगे ना, यही बोलोगे, नहीं बोलोगे? यस सर। यस सर। तो यस सर। यस सर। जब तक आप अपने कंट्री में हो, यस सर। तभी तक आप पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, बिहारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चलता है। जैसे ही आप कंट्री से बाहर निकलोगे, आप बन जाते हो इंडियन। तो आप अपनी आइडेंटिटी बताओगे, आई एम एन इंडियन। सिमिलरली, और वो जो ऑब्जर्वर है वो भी आपको इंडियन की तरह देखेगा। वो ये नहीं देखेगा अच्छा अच्छा दिल्ली के यमुना विहार से है ये, तो इसको यमुना विहारी बोलूंगा मैं। ही विल कॉल यू इंडियन। अच्छा से लक्ष्मीनगर से है, इसको मैं लक्ष्मीनगर वाला बोलूंगा। इट विल नॉट बी लाइक दिस, ही विल कॉलिंग यू इंडियन। तो आप H2O को ये नहीं बोलेंगे कि इट इज 2 हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन आटम, आप बोलेंगे इट इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। समझ पा रहे हैं? फिर सेम अगेन क्वेश्चन यही राइज होता है कि सेम काइंड ऑफ एटम्स ही तो मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, और इसमें तो एक डिफरेंट आइटम है, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, और एक डिफरेंट। आप आपने सुनिए सुनिए, आपने बोला मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो अपने आप समझ जाएगा ऑब्जर्वर कि वाटर क्या है, कंपाउंड है। यानी कि H2O होगा, इसमें 2 आटम हाइड्रोजन का होगा, एक ऑक्सीजन का होगा। तो अपना समझ जाएगा कि आप पूरे H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जब आप बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो अपने आप समझ जाएगा आप H2 की बात कर रही हैं। दो सेम काइंड ऑफ एटम कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है? ओके सर। सर ये जो टू होते हैं, जैसे जब हम वो लिखते हैं पूरी कि CO2 प्लस NHCl, या इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो उसमें ये ना इनकी वो चेंज जाती है वैल्यू, कोई H बड़ा आ जाता है, किसी में छोटा आ जाता है, उसके लिए भी कोई रूल होता बेटा आप अगर आप 3rd चैप्टर सिंबल्स पढ़ोगे, वहां बताया जाएगा कि जब भी कोई भी आप नाम लिखते हो ना, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और उसके बाद अगर कोई और लेटर उसमें ऐड हो रहा है तो वो स्मॉल होता है। जैसे कार्बन, कार्बन कैपिटल C, कोबाल्ट कैपिटल C, स्मॉल O, ठीक है? इधर देखो H2O, इधर सब कैपिटल में है, H2O पूरा कैपिटल में है। है? यस सर। ठीक है? तो अभी तक हमें एक कंपाउंड का थोड़ा सा आइडिया हो गया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज
और एनालाइज करेंगे हम। मैं कुछ इमेजेस निकालता हूँ कंपाउंड्स की, जिससे कि आपको तरह तरह के कंपाउंड्स दिख पाए। वेट फॉर दैट। ओके, स्क्रीन विजिबल सभी को? यस Yes. सर। Yes. हेलो। Yes, Okay. sir. I have taken some images of compounds. ये होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। कॉपर सल्फेट का होता है Cu, देखो कैपिटल C स्मॉल u कैपिटल S कैपिटल O4। ये इनके फॉर्मूलाज है। आप देख सकते हो इनके कलर, दिस इज ब्लू इन कलर, दिस इज कलरलेस लिक्विड। आप देख सकते हो इनकी प्रॉपर्टी टोटली अलग है। तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि ऐसा क्या है भाई कि चल क्या रहा है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है। अब कॉपर, अगर आप ध्यान से देखो, अब कॉपर सल्फेट है, इसमें जो कॉपर होता है वो कैसा होता है, आपको बताया था मैंने, रेड ब्राउन होता है। सल्फर कैसा होता है, येलो होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है, कलरलेस होता है ये भी। तो एक चीज बताओ, क्या ये, ना तो ये ब्लू है, सॉरी ना तो ये रेड ब्राउन है, ना तो ये येलो है, ना तो ये कलरलेस है, ये ब्लू कलर का है। अग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir, यस agree. सर। Yes, sir. यस सर। तो अब हम बात करेंगे कुछ आयरन की एक्टिविटीज की, और सॉरी कंपाउंड की एक्टिविटीज की, और उनके प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर कुछ बोल नहीं रहे। ओके, तो आप सभी के सामने यहाँ कुछ इमेजेस हैं। Am I audible? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस So this is your iron, क्लियर and this is your sulfur, and this is iron sulfide. ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक्टिविटी की जहां पे आयरन और सल्फर और आयरन सल्फाइड की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मैंने क्या किया, मैंने एक चाय डिश ले लिया। ठीक है, और इसमें बहुत सारा सल्फर को पाउडर फॉर्म करके डाल दिया इसमें। दिख रहा है सभी को पाउडर फॉर्म सल्फर? यस सर। यस सर। Yes, sir. और इसमें मैंने बहुत सारा क्या डाल दिया, मैंने आयरन को आयरन। छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड किया है और डाल दिया है इसमें। सर जितने अमाउंट में सल्फर डाला उतने ही अमाउंट में आयरन भी डालना है ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, क्योंकि रिएक्शन होगी वो तो अपने आप हो जाएगी। अभी तो बेटा मैंने इसको सिंपल मिक्स किया हुआ है। अब एक चीज बताओ, ये जो बाउल है, ये जो बाउल है, इसमें आयरन है और इसमें सल्फर है। सिंपली आपने मिक्स किया हुआ है। क्या इनके बीच में क्या कोई अभी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। जब दो डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में एक साथ हो और उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा हो, तब वो क्या कहलाते हैं? मिक्सचर। क्या कहलाते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर। So when two or more different type of elements or compounds are present in a sample, that is called that is also not chemically reacting with each other or chemically combining with each other, in that case it will be called mixture. तो अभी मेरे पास क्या है, आयरन और सल्फर का एक सैंपल दिया हुआ है। ठीक है, मैंने मिक्सचर बता दिया, इस मिक्सचर के बारे में अभी हम और बात करेंगे। मैंने क्या किया, इस पूरे सैंपल के ऊपर ना एक बार मैग्नेट घुमाया। सभी के पास मैग्नेट तो होगा घर पे, देखा होगा मैग्नेट। यस सर। जब आप इसको मैग्नेट Yes, घुमाओगे ना, तो Yes. सारे के सारे आयरन के पार्टिकल इस मैग्नेट से चिपक जाएंगे, है ना? यस सर। ये जो आयरन के पार्टिकल मैग्नेट से चिपकेंगे ना, ये शो करता है कि आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अग्री और नॉट? फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से हो जाएगा ना सर यस अलग? सर। yes, पहला sir. point। दूसरा, अब आपने क्या किया, इस पूरे सैंपल को आपने कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में डाल दिया। जब आपने इस पूरे सॉल्यूशन को कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में डाला, तो आपने ऑब्जर्व किया कि इसमें सल्फर डिसॉल्व हो गया। सल्फर आपका इसमें डिसॉल्व हो गया। अग्री और नॉट? यस सर। Yes, sir. सर। अब आपने क्या किया, इस सैंपल को लिया, इस सैंपल के ऊपर आपने बार मैग्नेट घुमाया और आपने ऑब्जर्व किया कि ना तो आयरन के पार्टिकल इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर आपने इस सैंपल को CS2 में डिसॉल्व किया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि इसके पार्टिकल में जो प्रेजेंट सल्फर है, इस सैंपल में प्रेजेंट सल्फर है, वो भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है। किसमें? CS2 सॉल्यूशन में। Carbon sulfide. तो अब समझिएगा, ये आयरन सल्फाइड क्या है? ये केमिकली कंबाइंड कंपाउंड है। अग्री और नॉट? अग्री सर। तो हुआ क्या समझिए, जब आपने आयरन को हीट किया सल्फर के प्रेजेंस में, तो आपको मिला आयरन सल्फाइड। आपने आयरन सल्फाइड के ऊपर बार मैग्नेट घुमाया, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में डाला, ना तो आयरन के पार्टिकल्स अट्रैक्ट हुए, ना तो सल्फर डिसॉल्व हुआ। ये शो करता है कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, यानी कि कंपाउंड जो है अपने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सर जो हमने कार्बन सल्फेट में डाला वो सर आयरन के पार्टिकल्स डाले थे या फिर हमने जो
सल्फर हमारा तो वो डाला था बस। हमने पूरा मिक्सचर ही डाला था इसमें, सर पूरा मिक्सचर क्योंकि हमने डाला, बार लेकिन मैग्नेट से तो आयरन के सल्फर, पार्टिकल्स को खींच लिया है ना, तो फिर बेटा मैंने सल्फर क्या हर बार कर एक नया सैंपल लिया है, हर बार मैंने एक नया सैंपल लिया है, मैंने 12 मिनट लगाया, उसको वापस छुड़ा के फिर से मिक्स कर दिया उसमें, ठीक है। ओके सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कंपाउंड जो है अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, लेकिन लेकिन जब ये मिक्सचर फॉर्म में है तभी अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अग्री और नॉट। यस सर। यस सर। तो क्या मैं कह यस सर। सकता हूँ कि मिक्सचर्स मिक्सचर्स अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और लेकिन कंपाउंड नहीं कंपाउंड करते। अपनी प्रॉपर्टी की शो नहीं। अरे भैया पीछे से कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, चुप कराओ उसको, झगड़ा नहीं करो बेटा। बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की और मिक्सचर की। हमें ना एक बेसिक चीज तो क्लियर हो गई है, ठीक है। कंपाउंड में टू और मोर different element, different atoms chemically combined together in fixed proportion by their mass। कंपाउंड्स की बात करूं यहां सर पे, एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं ना हम, डिफरेंट एलिमेंट। हाँ हाँ, तभी तुमने एटम लिख दिया, फिर आप मॉलिक्यूल लिख लो और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। पहले तो बेटा एटम समझाना बहुत बड़ी बात थी, अब तो आप लोगों को क्लियरिटी आ गई है, तो अब मैं लिख सकता हूँ मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मिक्सचर टू और मोर डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल आर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। इसकी यही होता है मिक्सचर। तो कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड होते हैं, मिक्सचर में वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ये है सबसे बड़ा डिफरेंस। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे सारी प्रॉपर्टी जाएगी। पहली प्रॉपर्टी क्या आई, कंपाउंड डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तब ध्यान दीजिए, आयरन सल्फाइड में आयरन भी था सल्फर भी था, पर ना तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है और ना तो ये CS2 में डिसॉल्व हो रहा है। यानी कि ना तो आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सल्फर शो कर रहा है। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो चुका है आयरन सल्फाइड। ये अपनी प्रॉपर्टी अलग दिखाएगा अपनी, और वो शो करेगा। लेकिन मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं। अब एक नो चीज देखो सर। ना, आप एक चीज बताओ, अगर अगर आप अ, अगर आप यहाँ पे आओ, अगर यहाँ पे ध्यान दो, तो आपने इस मिक्सचर में जो आयरन था और सल्फर था, अगर आपको आयरन को सेपरेट करना है तो मैग्नेट यूज कर लिया, इसको सेपरेट करना है तो कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर लिया। अग्रीड और नॉट? यस सर। यस सर। तो क्या हम कह यस सकते सर। हैं कि मिक्सचर्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो? ये फिजिकल मेथड यस तो सर। है, यस सर। कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुई है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएंगे, फिजिकल मेथड। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि मिक्सचर्स कैन बी separated by physical method। कंपाउंड्स की बात करूं, दे cannot be separated by
फिजिकल मेथड। आया समझ में? हेलो। यस सर, आ गया। यस सर। अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो शिकंजी तुमने लास्ट टाइम पी थी उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे? सर नहीं बता सकते। हाँ, मुझसे पूछो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता बिल्कुल। बता सर। क्योंकि वो क्या था, मिक्सचर था, दैट यस वाज अ सर। मिक्सचर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपाउंड्स हैव डेफिनेट फॉर्मूला? अगर शिकंजी के बारे में बात करते फिर आपने सर क्या कोक बोला? कंपाउंड हो गया ना, क्योंकि बेटा, वो मिक्सर नहीं ये है। बेटा मिक्सचर है, वो मिक्सचर है बेटा। आपको जो शिकंजी है ना, वो मिक्सचर मिक्सचर है, इसलिए आप उसका फॉर्मूला नहीं बता पाए। यू विल से मिक्सचर डू नॉट हैव डेफिनेट फॉर्मूला। सर मैं कोक की बात कर रहा हूँ। तो नहीं सर हम बेटा, वो उसे भी मिक्सचर है। सर बट वो तो पूरी डिसॉल्व हो जाती है ना शुगर तो। बेटा केमिकल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम, केमिकल फॉर्मूला की। मैं जब बोल रहा हूँ वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तुमसे कोई बोलेगा नींबू पानी बताओ, रूह अफ़ज़ा जो तुमने बनाया शरबत कल जो बनाया था, उसका फॉर्मूला बताओ। तो कोई फॉर्मूला है क्या उसका? बहुत सारे केमिकल कंपाउंड आपस में मिक्स हैं, समझ रहे हो? तो कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन सकता है, पर कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, हर बार वेरिएशंस आएंगे, कुछ भी हो सकता है। सर ऐसा कोई क्यों यस सर, वेरिएशन? क्योंकि हर बार प्रोपोर्शन बेटा डिफरेंट होगा क्योंकि ना। एग्जैक्टली क्योंकि ये केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं आपस में। जब केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं तो फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, और जब फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है ना? सर कोक भी अग्रीड। मिक्सर ही है। हाँ बेटा, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, पानी होता है, चीनी होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, CO2 होता है। तो सर वो केमिकली कंबाइंड नहीं होती सारी चीजें? सर उनमें से कोई बेटे चीज हम मिक्स सेपरेट अगर नहीं ना कर अगर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो, कोक से आप वाटर सेपरेट कर सकते हो, कोक से आप शुगर सेपरेट कर सकते हो, चाह जाओगे तो बिल्कुल कर सकते हो, किसने बोला नहीं कर सकते? सर नींबू पानी में से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा। यस, है ना कमाल? तो सर अब हम चलिए ऐसे पहचानेंगे कैसे कि कोई चीज कैसे? है केमिकल कंपाउंड? बेटा उसके क्योंकि उसके नाम से। अब मान लो को बोलेगा कॉपर सल्फेट, तो सर obviously समझ आपकी में आ रहा है आवाज धीमी CuSO4 हो की जा बात रही कर है। रहे हो। बेटा अब तो मैं बताया तो माइक को दोबारा। पास लगा के बोल। बेटा जब मैं बोल रहा हूँ आप CuSO4, तो डिफरेंट ना फॉर्मूला की बात करो, कंपाउंड है। अब मैं कह रहा हूँ नींबू पानी, तो नींबू पानी का क्या फॉर्मूला बताओ? नींबू पानी में चीनी भी है, ठीक है? तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला और ग्लूकोज का फॉर्मूला, इन सर तीनों का चीनी मिक्सचर भी से क्या बन रहा है वो फॉर्मूला। केमिकल कंपाउंड नहीं है ना? क्या क्या अगर हम चीनी देखें, क्या चीनी चीनी भी एक केमिकल कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड? कंपाउंड है बेटा, केमिकल कंपाउंड है। C12, ग्लूकोज सॉरी है ना? सॉरी शुगर, हाँ C6H12O6, और सपोज। जो आपने डोम समझाया यस दोबारा सर। समझाया ना, नेट चला गया था एक बार। क्या सर डोम जो आपने समझाया वो दोबारा समझाया ना, वो नेट चला गया था। बेटा मैंने ये बोला है कि कंपाउंड का फिक्स फॉर्मूला होता है, मिक्सचर का नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर में सब कुछ रैंडम है। तब फिक्स कैसे कर सकते हो? आपने कई बार 100 ग्राम चीनी डाल दी, कई बार आपने 120 ग्राम डाल दी, कई बार आपने 130 ग्राम डाल दी, कई बार आपने डाला ही नहीं चीनी, आपने बिना चीनी का बना दिया शिकंजी। आप उस दिन नमक डाल दिया उसमें, कुछ दिन नमक ज्यादा डाल दिया, चीनी चीनी कम कर दिया, कई बार चीनी कम कर दिया, चीनी ज्यादा कर दिया, नमक कम डाल दिया। तो दे आर वेरिएशन, देयर इज नथिंग फिक्स्ड, neither there is a chemical combination. So how can you have a fixed formula for that? Understood? यस सर। यस सर। Nathan wants to know. यस ठीक है, सर। ओके। तो अगली चीज, अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे पूछूं बताओ The नींबू पानी boiling का point. मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाँ सॉरी बेटा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। मैं आपसे पूछूं आयरन और सल्फर का जो ये मिक्सचर था ना, ये जो बाउल था, इसके अंदर आयरन भी था और सल्फर भी था, बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आयरन सल्फर का? तो आप तो ये बात जानते हो कि मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है कंस्टिट्यूएंट की, तो आयरन जो है वो अपना मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा,
सल्फर जो है वो अपना मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा। यहां तक अग्री करते हो ना? यस सर। जब वो यस सर। यस सर। अगर मिक्सचर में हर कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मिक्सचर में फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, सारा का सारा एक बार में मेल्ट हो जाएगा? कैसा होगा? नो No, सर। sir. नो सर। नो नो सर। सर। Very good. तो नो नो फिक्स्ड सर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कंपाउंड पेट्रोलियम में में क्या भी होता नहीं है? होता सा, वो भी एक यस, मिक्सचर ही होता है। यस, मिक्स्ड मेल्टिंग, सॉरी, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बेटा, पेट्रोलियम तो मिक्सचर है, बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है। सर सैंड मिक्सचर है कि कंपाउंड है? सैंड इज SiO2। अगर सिर्फ और सिर्फ यस सर। SiO2 की बात करेंगे तो कंपाउंड है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक और नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। आपका जो कंपाउंड होता है ये हमेशा होता है होमोजीनियस, यानी कि पार्टिकल हर जगह इक्वल होते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, जब यहाँ पे आयरन सल्फाइड दिख रहा है सभी को, सर आपकी वॉइस यस बीच सर। में ब्रेक हो रही Yes, है, sir. दोबारा बता दो। तो आयरन सल्फाइड, क्या यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कहीं पे काला कम है, कहीं काला ज्यादा है, कहीं येलो ज्यादा है? देखो ध्यान से, कहीं नो नो काला, सर। सर। आप देख रहे हो हर एक पार्टिकल का, No, sir. मतलब आयरन जो है, आयरन और सल्फर दोनों जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आयरन और सल्फर का इसमें। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक ही अमाउंट में डाला है, फिर वो अच्छे से मिक्स हो गए। नहीं बेटा, हर जगह अच्छे से मिक्स हो गए, हर जगह आयरन प्रेजेंट है और हर जगह आपका वो प्रेजेंट सर है, सल्फर भी इवनली प्रेजेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पे ज्यादा नहीं है कहीं पे कम नहीं है। वेरी गुड, इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर 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 फिर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे H2O भी तो कंपाउंड है, लेकिन H2O में तो हाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ से हो गया? बेटा, हर जगह अरे बाबा, मैंने तब से ही समझाया कि आप H2O को अपने आप में एक सिंगल मॉलिक्यूल देखोगे। अब ये नहीं देखोगे हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन कितना, आपको बस ये देखना है कि H2O अपने आप में एक एक मॉलिक्यूल है। तब आप मॉलिक्यूल चेक करोगे कहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं। अगर यस पानी सर। की बात करूं तो पानी में चारों तरफ H2O के मॉलिक्यूल होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मुझे मतलब ही नहीं है। अब सिर्फ H2O मॉलिक्यूल से मतलब है मुझे, चारों तरफ इक्वल फैले हुए हैं। ठीक है। इसका मतलब दोनों एटम्स के प्रोपोर्शन से बिना एक मॉलिक्यूल हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आवर कंपाउंड्स आर होमोजीनियस, बट मिक्सचर की बात करूं तो वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है एंड होमोजीनियस भी हो सकता है। यानी कि कंपाउंड में ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो या इवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, या हो भी जाए। तो मिक्सचर, देयर आर चांसेस। आप सभी ने, अगर आप सभी मेरे लेक्चर्स देखे हैं मेरे चैनल पे जाके, तो वहां मैंने केमिकल चेंजेस बताए हैं, देखा कि नहीं देखा आप सभी ने? आप सभी अगर जाएंगे ना तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है वहां पे, तो आप जाके एक बार मेरे चैनल जरूर देखना। मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है: ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ठीक है। ये होता है आपके, ये जितनी दोनों चीजें पता कहाँ होती है, ये दोनों चीजें होती है कंपाउंड के फॉर्मेशन में। ठीक है। और ये सब करने के लिए एनर्जी लगती है, तो आई कैन से लार्ज एनर्जी इज इन्वॉल्व। लेकिन मिक्सचर में लिटिल एनर्जी इज इन्वॉल्व।
ऐसा तो नहीं है शिकंजी बनाते हो तो आग लग जाती है पूरे घर में, धमाका हो तो नहीं होता मिक्सचर बनाने में? हेलो, am I audible? नो यस सर। सर, Yes, sir. यस सर। यस सर। स्क्रीन स्क्रीन सबको विजिबल है? सर बड़ी यस सर। छोटी आ रही यस सर। पहले बेटे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कर ले लिया। जिसने ले लिया अभी ले लो, फिर मैं ऊपर कर दूंगा, वो भी ले लेना। सर ये जो हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़े हैं, मतलब अभी इस हाँ वाले में, तो ये सिर्फ मिक्सचर्स के लिए या केमिकल कंपाउंड्स के लिए है? बेटा अभी हम मिक्सचर के लिए के को इन डीप स्टडी करेंगे। फिलहाल मैंने बताया है कि मिक्सचर कई तरह कैसे हो सकते हैं, होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजेनियस भी हो सकता है, बट कंपाउंड हमेशा होमोजेनियस होता है। सर ले लिया स्क्रीन। क्या हुआ? चलिए तो अब हम बात कर रहे थे आयरन और सल्फर की। मैंने को बताया था कि जब आयरन की रिएक्शन आप सल्फर से कराओगे और हीट करोगे तो बनेगा आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो ये जो आपका बाउल है इसके अंदर तो पूरा ब्लैक ब्लैक क्या है, ये आयरन सल्फाइड है। ये क्या है? कंपाउंड है। और यहाँ जो अभी आपको ऐसा कंटेनर तो है, सिंबल। सर व्हाट डज हाँ ट्रायंगल डोनेट्स? इसका मतलब होता है हीट। हीट? बेटा आप सभी मेरे चैनल पे जाना, सुनो, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाना, वहां पे मैंने ढंग से समझाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर 10th का, वो चैप्टर जरूर पढ़ना, वो आपको हेल्प करेगा बहुत सारे टर्म समझने में, केमिकल रिएक्शंस को समझने में, बैलेंसिंग को समझने में। सर आपका ठीक है, चैनल कौन सा? मैंने लिंक दिया लास्ट क्लास में ना। रसायन, सिंप्लीफाइंग केमिस्ट्री। हाँ, जिस मैं अभी लिंक दे दूंगा चैट पे, दोबारा ले लेना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है। अब जो मैंने अभी भी सीखा है ना वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि यहाँ यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है फिक्स प्रोपोर्शन में, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे आयरन और सल्फर एज अभी प्रेजेंट है। देखते हैं, देखिए ये आपका आयरन, ये सल्फर। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56। इसे कितना होता है? 32। ठीक है, इसका 8 7 जा 8 4 जा 7:4 रेशियो है ना? यस सर क्लियर आयरन है? 56 होती है उसकी एटॉमिक वैल्यू। हाँ बेटा, एटॉमिक मास बोल सकते हो आप। तो जब भी आयरन सल्फाइड बनेगा ना तो 7 कार्बन ग्राम आयरन, होती है, 6 होती है। बेटा जो आप वो आइसोटोप के केस में बदल सकती है, फिक्स तो नहीं है। आइसोटोप के केस में बदल सकती है, बात करेंगे उसके बारे में, पूरा पूरा टॉपिक है बेटा वो थर्ड चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल जितने टर्म मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितनी वैल्यूज बता रहा हूँ, बस ये याद रखो कोई काम नहीं है फालतू की। ठीक है, समझ रहे हो यस मोक्षिका? यस सर। बेटा फिलहाल बस आप CO2 H2O और FeS का याद रखो, काफी है, इससे ऊपर नहीं पूछेगा कोई। अभी बस यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 7 ग्राम आयरन हमेशा 4 ग्राम सल्फर से कंबाइन कर रहा है जब भी FeS बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी डाल लो। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे नो केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको कहा था कि आप मिक्सचर के ये क्या है? मिक्सचर है। मैंने आपको कहा था कि आप मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को फिजिकल मेथड सेपरेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप इसमें मैग्नेट डालेंगे तो आयरन अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर अगर आप CS2 डालेंगे तो सल्फर डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला, ना मैग्नेट काम करेगा ना CS2 काम करेगा। तो आप कह सकते हो इसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन आप इसको
नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, इसको आप केमिकल मेथड से ही करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आयरन की रिएक्शन करा दूं HCl से तो क्या मिलेगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। कैसे मालूम पड़ेगा हाइड्रोजन गैस है, बर्निंग कैंडल लेके जाओ उसके पास और ये क्या देगा, पॉप साउंड देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिएक्शन कराऊं FeS की HCl से तो बनेगा FeS, सॉरी, तो बनेगा H2S गैस। तो आपको ये H2S गैस रिलीज होता दिखाई देगा, FeCl2 ही बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे कौन सा गैस बना है, H2S, यहां कौन सा बना है, H2। H2 गैस पॉप साउंड देगा और H2S गैस का स्मेल कैसा होता है, रॉटन एग स्मेल होगा, सड़ा हुए अंडे ऐसा, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए कि FeS अपनी अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आयरन अपनी अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो आयरन है वो इसके ऐसा नहीं है, ये किसी ना किसी बाउंडेशन में है, तभी H2S गैस दे रहा है ना। यानी कि ये पूरी अपने आप में एक सिंगल आइडेंटिटी है, FeS एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है और FeS अपनी प्रॉपर्टी जो शो कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि कंपाउंड डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कह सकता हूं ना। सॉरी सॉरी बेटा, गलत हो गया। मिक्सचर, ये तो मिक्सचर का है। मिक्सचर में लिख दिया। हाँ तो हाँ बेटा, कोई नहीं, सही कर दिया। तो मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कंपाउंड डू नॉट शो, है कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं किस इस मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, नो केमिकल फॉर्मूला, बस आप बोल सकते हो आयरन और सल्फर का मिक्सचर है। लेकिन अगर कोई पूछेगा बताओ इसके अंदर क्या है, Fe+HCl वाला समझ नहीं आया, मतलब वहां वो पॉप साउंड मतलब हाइड्रोजन गैस करेगा और यहाँ पर वो यहाँ पे रॉटन स्मेल प्रोड्यूस करेगा। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयरन रिएक्ट कर रहा है HCl से, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा FeS रिएक्ट कर रहा है HCl से, जो ये शो कर रहा है कि अपने आप में एक सिंगल आइडेंटिटी है। यहाँ पे जैसे सिंगल आइडेंटिटी Fe था, वैसे सिंगल आइडेंटिटी FeS है। ये पूरा पूरा रिएक्ट कर रहा है इससे, तब बन रहा है H2S गैस। ओके सर, मतलब अगर आप सिंगल सल्फर नहीं हो रहा। सल्फर की रिएक्शन कराओगे HCl से, तो नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन देखो यहाँ तो रिएक्शन हो रही है, H2S गैस बन रहा है ना। लेकिन जब बन रहा है जब ये कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। बोलो बोलो कंपाउंड भी फॉर्म में प्रेजेंट है मतलब। बेटा FeS एक कंपाउंड है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि जब इसकी रिएक्शन कराओगे HCl से तो ये पूरा रिएक्ट करेगा HCl से और आपको FeCl2 प्लस H2S गैस दे रहा है। लेकिन जब इसकी रिएक्शन कराओगे HCl से तो ये आपको क्या देगा, H2 गैस देगा। इसकी रिएक्शन कराओगे HCl से तो नो रिएक्शन होगी। तो आप देख सकते हो जो सिंगल सल्फर रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आयरन रिएक्ट कर तो हाइड्रोजन गैस दे रहा है। लेकिन जब FeS रिएक्ट कर रहा है तो H2S गैस दे रहा है, जिसकी स्मेल होती है रोटन एग। तो कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला भी होता है। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ FeS, तो आप बता दोगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन सल्फाइड, तो आप बोल दोगे FeS, है कि नहीं। इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है, लेकिन इसका है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। अग्री विद दिस और नॉट। यस सर। एग्री यस सर। सर। यस सर। अब एक चीज Agree, एक चीज sir. बताओ, जब आपने आयरन और सल्फर को यहाँ मिक्स किया तो क्या कोई एनर्जी लगी, सीधा हाथ उठा डाल दिया इसमें, तो कहने से लिटिल एनर्जी इज इन्वॉल्व। अग्रीड। हेलो सर। हाँ बोलिए यस सर। बोलिए। सर मधु बात कर रही हूँ। बस मैम 2 मिनट और, एक लास्ट पॉइंट है। नहीं, वो चीज नहीं, इस ग्रुप में ना मतलब मानसी, चेतन और ये चेतन, मानसी और अभिषेक, ये ना सॉरी अभिषेक नहीं है, ये डिस्कस कर रहे हैं कि बारिश बाहर हो रही है।
बेटा बारिश हो रही है तो बाहर जाके बारिश देखो, यहाँ क्या कर रहे हो आप? हम तो फालतू टाइम पास कर रहे हैं, एंजॉय करो बारिश। मैं रिमूव कर देती हूँ अगर ये इस तरीके की बातें करेंगे तो। नहीं नहीं मैम, एक बार लास्ट चांस दे दो, नेक्स्ट टाइम से इनको रिमूव कर देना। एक ठीक है लास्ट सर। चांस दे दो इनको, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा मैम मिलता है इनको सीधे बिना मुझे बताए निकाल देना इनको ग्रुप से। ओके ओके सर। जी मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए जब आपने आयरन सल्फाइड बनाया तो अभी 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 आप सभी ने डाउट भी था कि ये डेल्टा का साइन क्या है, ट्रायंगल क्या है, तो मैंने बताया था हीट है। तो आप देखिए यहाँ पे जब आपने आयरन सल्फाइड बनाया तो आपने इसको हीट किया, तो एनर्जी इन्वॉल्व है या नहीं है? सर है। यस Can I सर say, है। can I say large energy is involved? यस सर। यस अच्छा एक चीज सर। बताओ, अब एक चीज बताओ, क्या कंपाउंड और मिक्सचर का डेफिनेशन क्लियर है? क्या विजन क्लियर है कंपाउंड और डेफिनेशन का, कंपाउंड Yes, और sir. मिक्सचर का? यस सर क्लियर है। यस सर। तो बेटा आज की क्लास में हम सभी ने मेटलॉइड पढ़ा और कंपाउंड पढ़ा और मिक्सचर पढ़ा। हमने उनके बीच डिफरेंस समझा। हमने आयरन सल्फर और आयरन सल्फाइड के रिएक्शन को उठा के इस सारा कुछ समझने की कोशिश किया, और ट्रस्ट में ये सारा आपके एग्जाम में आएगा। तो जिस बच्चे ने जिसको मिस किया है ना, उसको समझ में आएगा एग्जाम में उसने क्या मिस किया है। और बेटा स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। सभी स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, फिर जो sir. आपने वो Yes, पॉइंट sir. बताया था, वो जब आयरन सल्फाइड HCl से रिएक्ट करता है तब हीट प्रोड्यूस होती है ना? बता रहा हूँ बेटा, दोबारा बताता हूँ बेटा। मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली है। मैंने ये बोला है कि जब आयरन की रिएक्शन आप HCl से कराओगे, आयरन और सल्फर का मिक्सचर है मान लो ये आपके पास, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने HCl से कराई, तो HCl जो है सिर्फ और सिर्फ आयरन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब आप रिएक्शन FeS जो कि कंपाउंड है इससे कराओगे, तब आपको FeS पूरा का पूरा इससे रिएक्ट करने वाला है और FeCl2 प्लस H2S गैस बनेगा। दोनों में एनर्जी रिलीज होगी, अब्सॉर्ब भी हो सकती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आ रहा है। ये आपको पॉप साउंड देता है, ये आपको रॉटन एक्स स्मेल देता है। तो आपको नहीं लगता कि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, तभी तो ऐसा गैस इवॉल्व हो रहा है। यस सर। यस सर। समझ में आया बेटा मोक्षिका? अंडरस्टूड। ओके तो आई होप आप सभी को Sir, now if the class is over, can you explain me alloys? समझा रहा हूँ बेटा, एक सेकंड रुको। Hello, sir. हाँ बेटा सुन लिया है, एक सेकंड होल्ड करो, मैं चैट पे आ रहा हूँ एक बार। सर ऐसा कोई एलिमेंट है जो एलॉय भी हो और मेटालॉइड मैंने भी? मैंने मैंने आप सभी को लिंक भेज दिया है चैनल का, वहां पे आपको क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे, स्टडी फ्रॉम देयर, आपको और बेटर क्लैरिटी होगी। अब आते हैं आपके उस पे टॉपिक पे, क्या क्या पूछना बेटा? Alloys. मोक्षिका क्या पूछना? बेटा अलॉयज एक मिक्सचर है, अलॉयज और मिक्सचर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर तुम्हारा डाउट बताता हूं मैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा ब्रास के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में, ये सारे अलॉयज हैं। फिर अमलगम के बारे में, ये सारे अलॉयज हैं। इनकी किसमें क्या क्या मेटल प्रेजेंट है, क्या क्या नॉन मेटल प्रेजेंट है। स्टील के बारे में पढ़ेंगे हम, इसके बारे में स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ड्यूरेलियम के बारे में। ये सारे क्या है आपके, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है ये अलॉयज? क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब तो सेम। ये लोग केमिकली कंपाउंडेड नहीं है, कंबाइंड? ना बेटा, यस ना जब बेटा, सेम इसमें नो वो है तो नो नो नो,
दिस इज नॉट अ केमिकल कंपाउंड, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स किया हुआ है। सर मिक्स किया है ना बस, मतलब इसमें कोई और कुछ नहीं हो रहा, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। फिर नहीं, मतलब हम केमिकल सेपरेट कॉम्बिनेशन भी नहीं कर है सकते हैं इन्हें। बेटा। फिजिकल मेथड से सेपरेट इजीली नहीं होता, क्योंकि अपने आप में इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वेरिएशंस आती है, बट स्टिल इट इज कॉल्ड मिक्सचर। क्योंकि एक प्रॉपर्टी कंपाउंड की शो होने का मतलब ये नहीं है ना कि कंपाउंड ही हो जाएगा। वैसे जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, जब सॉल्यूशन तैयार करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम कंपाउंड बोल देंगे। एक प्रॉपर्टी अगर कंपाउंड से मैच हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिक्सचर नहीं है, वो मिक्सचर ही रहेगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसकी मिक्सचर वाली ही होती है। क्योंकि अमलगम बनने के, सॉरी, अलॉयज बनने के बाद भी उसके अंदर प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर एक बेटा, और ये चैनल को ई गाइड पर नहीं खुलने वाला, ये मेरा पर्सनल है, तो आप इसमें आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं जो आपको डाउट्स हैं और बेटर क्लियर ही हो बेटा। और ये जो कंपाउंड है ना, इसी को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। मैं इसी पे आने वाला हूँ अभी, ठीक है। मैं इस क्लास की एंडिंग इसी से करने वाला हूँ कि जो आपको कंपाउंड है, जो आपको कंपाउंड है, दिस इज फर्दर क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बदल गई है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्स से बनने वाला कोई कंपाउंड होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम एक तरीके से और क्लासिफाई करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये आपके चैप्टर 10, सॉरी, क्लास 10th का चैप्टर 2 है, ठीक है। तो आपका कंपाउंड दो तरह का होता है, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो लिविंग सोर्सेज से मिल रहे हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। सर यस सर। यस, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। बट अभिषेक बता तो दिया बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब क्यों पूछ रहे हो? नहीं आएगा अभी? अभिषेक, कैन यू हियर मी? आ गया सर। वेरी गुड। और पूछिए। सर ऑर्गेनिक अगर लिविंग हमसे भी होना organic चाहिए को- और उसके साथ कार्बन और जो हाइड्रोजन है उससे भी बना यस होना सर। चाहिए। हाँ, प्राइमरीली Okay, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ऑर्गेनिक में। उसके अलावा ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होगा, लेकिन वो फिर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में, हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अभी नहीं आएंगे इस पे हम। और अलॉयज मतलब सर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। सर स्क्रीन ऊपर कर देना, एलओएज वाला। सर इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज मतलब इधर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, एक बार वो भी समझा दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का भी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बेटा? मतलब सर नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं क्या ये? आप क्या इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हो बेटा? नहीं सर, अभी आपने इलेक्ट्रॉन्स बताया था ना कि उनको टेम्परेचर मिलता है तो वो जंप कर जाते हैं। हाँ, तो देखो बेटा, पता क्या है, देखो electrolytes के लिए सपोज था, ये कोई लेकिन कंडक्टर है, देखो कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे कहिए रैंडम कहीं भी घूम रहे हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक करंट आता है ना, ये एक डायरेक्शन की ओर चल पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब सर टेम्परेचर बढ़ता है ना, एटम्स भी और सिंपलर फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। हाँ, एटम को फर्दर डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई सर करते हो, सर एक ये हम डायरेक्शन, कब अरे पढ़ेंगे सर? एक बात समझाने दो पहले बेटा, मुझे एक बात तो बोलने दो। आप एक क्वेश्चन खत्म नहीं करते हो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ देते हो। वेट, होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया इसको, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ जाएगी, तो डायरेक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो भी बढ़ेगा। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि अब ये प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ये हुआ था कि एनर्जी बैंड्स थे, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं थे कि जंप करके इस
गैप को कूद जाए, इस जो बीच में गड्ढा है इसको पार करके वापस से निकल जाए। टेम्परेचर बढ़ाया आपने, तो इनके सफिशिएंट एनर्जी हो गई कि जंप कर जाए, ये इस एनर्जी गैप को फिल कर दें वो। और बोलो। यस सर। अब सर हम ये शेल्स और शेल वेल की बात नहीं करेंगे अभी हम। सर हाँ जो एरोज के नीचे आपने कट कर रखा है वो कट का मतलब क्या है? बेटा मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों कट किया हुआ मैंने इसको, आई डोंट नो बेटा, मैंने समझाया हुआ। कट छोड़ दे बेटा, कट के कोई मतलब नहीं, छोड़ दे उसको। ओके सर। हाँ चलिए क्लास एंड करेंगे बेटा आज की, क्योंकि दूसरी क्लास की सर तैयारी भी इनमें करनी होती है। मेटलॉइड्स का जो रिप्रोडक्शन होता है, गुड इवनिंग सर। क्या बेटा मेटलॉइड क्या? मेटलॉइड क्या? रिप्रोडक्शन आपने बताया था ना कि वो यूज तो होते हैं लेकिन कंज्यूम। रिप्रोडक्शन नहीं बेटा, रिप्रोड्यूस। हाँ रिप्रोड्यूस, हाँ बताओ वो भी बता दीजिए। बेटा। मैंने ये समझाया है कि इनिशियली क्या होता है, वो जो कैटलिस्ट है ना, एक तरह से उस कैटलिस्ट के सतह पे ही रिएक्शन होती है, ठीक है? तो वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, यूज तो होता है, लेकिन रिएक्शन के एंड में जितना खर्च हुआ है उतना ही रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो हमें लगता है कि खत्म ही नहीं हुआ है बिल्कुल। सर कैटलिस्ट वाला जो स्क्रीन थी एक बार वो वाली दिखा दो। बेटा वो बहुत पीछे है, आप लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वहां से देख लेना। अंडरस्टूड डाउट सर। पूछो, जो और अभी डाउट हमने पूछो। इलेक्ट्रिक चार्ज वाला पढ़ा, तो जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से उसकी बिल्कुल कंडक्टिविटी रुक जाती है। तो रुकती ये नहीं, घट जाती है, मेटलॉइड्स घट के जाती है। अलावा या ये मतलब मेटल्स में होता है, ये मेटल्स में होता है बेटा, जो आप कह रहे हो मेटल्स में हाँ होता यस है। सर, मतलब सेमीकंडक्टर्स के हाँ अलावा मेटल्स या में हाँ होता है ना जिसमें कंडक्टर्स होते हैं। हाँ, जो फिर से बोलो क्या बोल रहे कंडक्टर्स हो? होते हैं, मतलब जो कंडक्टर्स, हाँ कंडक्टर्स होते हैं उनमें सेम ही ये प्रोसेस फॉलो होती है ना, एक्सेप्ट सेमीकंडक्टर्स। यस। ओके सर। चलिए आज ही क्लास हम एंड करेंगे, और किसी को डाउट है क्या? सर नो कैटलिस्ट को सर। एक बार वर्बली डिफाइन कर दीजिए। बेटा कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच increases rate of reaction without even being consumed in the reaction, ठीक है? यस सर। चलिए एंड करते हैं आज की क्लास। गुड नाइट। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, बाय सर।